यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पोषण व स्वास्थ्य की अपनी 1000 क्वेश्चन की सीरीज को। जैसे कि हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम लोग जितने भी पोषण व स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि अभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने के चांसेस है, वो सारे ही क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हमने आज इसका सेकेंड सेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक प्रीवियस क्लासेस में विद डिटेल डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 से आज के सेशन में हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, सो जितने भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से वीडियोस देखना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना चाहते हैं, आप जरूर से एक बार प्लेलिस्ट पर आइएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। साथ ही इसका कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। इंडिविजुअल यदि आपको ये वाला सेक्शन चाहिए तो ये सेक्शन भी अलग से मिल जाएगा, और यदि आप कंप्लीट कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो जरूर से आप ऐप पर आइए। ऐप पर डेमो क्लासेस, डेमो वीडियोस, डेमो पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से जाकर आप सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। और यदि कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। व्हाट्सएप नंबर आप यहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक प्रीवियस क्लास में हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें यह पूछा गया है माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कॉलोरी की पहचान जो है किसके द्वारा की गई थी। इन दोनों बीमारियों को आइडेंटिफाई किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा, लुइस पाश्चर के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या फिर आइंस्टीन के द्वारा? करेक्ट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट कोच के द्वारा इन दोनों बीमारियों की खोज यहाँ पर करी गई थी। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टीबी के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। विब्रियो कॉलोरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हैजा के लिए, जिसका डिटेल अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। टीबी ट्यूबरकुलोसिस की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ये किसको अफेक्ट करता है? ये लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन ये शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी बुरा असर डालता है। मेनली अफेक्टेड पार्ट यहाँ पर कौन है? लंग्स है। ठीक है, गले में भी टीबी हो सकता है। अब गले के जो टीबी होते हैं उसके लक्षण है बुखार, गले में सूजन, बोलने में दिक्कत होना, रात में पसीना आना, अचानक वजन घटना, खाने में दिक्कत होना। ठीक है, तो ये हो गए अपने टीबी के लक्षण। इसके बाद आता है विब्रियो कॉलोरी, जो कि एक बैक्टीरिया है, हैजा का कारण ये बनता है। ठीक है, जो कि एक संभावित घातक डायरिया रोग यहाँ पर है। हैजा का संक्रमण अक्सर हल्का या बिना लक्षण वाला हो सकता है, लेकिन कभी कभी गंभीर और जीवन के लिए खतरा हो सकता है अगर इस पर समय पर ध्यान नहीं दिया गया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन का बोल सकते हैं, पोषण व स्वास्थ्य का यहाँ पर कह सकते हैं। नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने की अनुशंसित स्थान क्या होगा? रिकमेंडेड साइट क्या होती है जहां पर डीपीटी लगाया जाता है? डीपीटी का डोज जो है छोटे बच्चों में कहां पर उनको दिया जाता है? ग्लूटियल पेशी में दिया जाता है, डेल्टोइड में दिया जाता है, फोर आर्म में दिया जाता है, या फिर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, जांग का जो पार्श्व भाग होता है वहां पर डीपीटी का टीका लगाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसी के साथ कौन सी वैक्सीन कहां पर लगती है, कितने एमएल का डोज दिया जाता है, ये सारी चीजें आपके इसी सेक्शन में आपसे पूछी जाती है। जब आप वैक्सीनेशन पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीजें जरूर से देखना, है ना, सारी डिटेल जरूर से देखना। तो अभी पूछा गया है कि डीपीटी जो है नवजात शिशुओं में कहां पर लगाया जाता है? डेल्टोइड के अंदर लगाया जाता है ना, वहां के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, डेल्टोइड पेशी। अगर यहाँ पर पूछ ले ग्लूटियल पेशी जो कुल्हे में होती है, वो ग्लूटियल पेशी हमारी यहाँ पर रहती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये डायग्राम, ये डेल्टोइड है और यहाँ पर जो है ग्लूटियल है। ओके, तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ जो एग्जाम में पूछी जा सकती है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना। जैसे कि कुछ वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर, ओरल पोलियो वैक्सीन, एमआर का सेकेंड डोज यहाँ पर हो गया, जेई हो गया, डीपीटी का सेकेंड डोज हो गया। कौन सा डोज कितनी मात्रा में यहाँ पर दिया जाता है, ये वाली चीज हो गई। कहाँ कहाँ पर दिया जाता है, मतलब शरीर के कौन से हिस्से पर ये लगता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर ये लगेगा ये आपसे पूछा जा सकता है। और अगर अपन बात करें तो देखो, इंट्रामस्कुलर मतलब डायरेक्टली मांसपेशियों में लगने वाला ये इंजेक्शन होता है। ठीक है, इसको अपन एक बार अलग से पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार से इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा, इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई। जो डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर डोज होता है ना, वो कहाँ पर लगता है? थाई में, जांघ में यहाँ पर लगता है ना, और कहाँ पर लगने वाला है? मांसपेशियों में लगने वाला है। ओके,
और कब लगता है 16 टू 24 मंथ में लगता है। इसका भी एक बार जरूर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसमें भी कई सारी चीजें हैं। कुछ पर स्टार बना रखा है, दैट मीन्स कि वो स्पेसिफिक क्षेत्र में ही लगती है, हर जगह नहीं लगती है। ओके, चलिए आगे बढ़े। इसका ले लीजिए, इसमें भी सारे डोज दे रखे हैं, कहाँ पर लगता है ये सारी चीजें इसमें मेंशन करी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखना है, आंसर करना है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? थाइमीन की कमी आमतौर पर किसके कारण होती है? थाइमीन मतलब किसकी बात हो रही है? विटामिन B1 की बात हो रही है, कमी से बेरी बेरी रोग होना। ठीक है, अब इसकी कमी किसके कारण होगी? अगर आपने पॉलिश किए हुए चावल का अधिक सेवन किया है, खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं आपने अपना रखी है, दैट मीन्स कि जितने भी पौष्टिक तत्व है वो धोकर पकाकर आपने खत्म कर दिए हैं, उनका सेवन नहीं किया है। चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक दिया है। तो पानी अपन ने बोलते ही है कि चावल को 1 से 2 बार ही धोना चाहिए, ज्यादा बार धोगे तो जितने भी पोषक तत्व हैं वो चावल के पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं, है ना। तो अगर आपने चावल पकाने के बाद जो बचा हुआ पानी है उसको ही फेंक दिया है तो सारे विटामिन तो उसी में चले गए। ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी? विटामिन B1 की यानी कि थाइमीन की कमी हो जाएगी। तो ये सारे ही रीजन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध यहाँ पर करी गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड? 1983, 87, 2022 या फिर 2004 के अंदर? 1983 के अंदर इसको लाया गया था। इन्होंने एक टारगेट किया था हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, मतलब 2000 तक सभी के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य आ जाना चाहिए, सभी के लिए पॉलिसी आ जानी चाहिए। तब इन्होंने जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 को लाया था। इनका टारगेट क्या था कि सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हो जानी चाहिए 2000 तक, है ना, 2000 तक सबके लिए हो जानी चाहिए। तो इसके संबंध में 1983 हेल्थ पॉलिसी को लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक आवश्यक वसीय अम्ल है? फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप के फैटी एसिड यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक फैटी एसिड यहाँ पर कौन सा होगा वो आपको बताना है। देखो, सबसे पहले दे रखा है इन्होंने लिनोलेनिक एसिड, दूसरा एस्कॉर्बिक एसिड है, तीसरा फॉलिक एसिड है और फोर्थ है नन ऑफ दी अबोव। क्या आंसर यहाँ पर होगा? अब आपको ध्यान होगा ये किसकी बात कर रहा है? विटामिन C की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? B9 की बात कर रहा है। तो कौन बच रहा है फैटी एसिड में? लिनोलेनिक एसिड। 3 एसिड होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? फैट में पाए जाने वाले। सबसे पहला होता है आर्कियोडोनिक एसिड, ये नाम आप जरूर से याद रखना, है ना। ऐसे तो कई सारे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्कियोडोनिक एसिड, ठीक है। दूसरा है अपना लिनोलिक एसिड, तीसरा है अपना लिनोलेनिक एसिड, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ये तीनों के तीनों अपने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले फैटी एसिड हैं। ठीक है, इन तीनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मलेरिया किसके कारण यहाँ पर होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण, लिशमेनिया के कारण, एंटा अमीबा हिस्टोलिका के कारण या क्लोस्ट्रीडियम परजीवी के कारण? किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वृद्धि मंदन, है ना, ग्रोथ रुक जाना और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय हो जाना, मांसपेशियों का क्षय होना, है ना, त्वचा में नुकसान होना। ठीक है, ये सब किसके लक्षण हैं? ये दोनों जो लक्षण हैं ये किस चीज के हैं? सबसे पहला जो चीज है, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मेरास्मस, पेलाग्रा, स्कर्वी या मुखपाक यहाँ पर हो सकता है। मुखपाक अभी अपन ने सीरीज में फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा ही था, है ना। होठ के आगे की जो ये वाले हिस्से होते हैं, ये लिप्स के साइड वाले, ये यहाँ पर फटने लग जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पर घाव हो जाते हैं। ठीक है, इसी को अपन स्टोमोटाइटिस यहाँ पर बोलते हैं। अब इसमें क्या बचा है? एक तो पेलाग्रा बचा है, एक स्कर्वी बचा और एक मेरास्मस बच रहा है। आपको ध्यान होगा जो मेरास्मस रोग होता है वो होता है अपना ऊर्जा की कमी से और प्रोटीन की कमी से। ठीक है, और जो अपना क्वाशियोकर रोग होता है ना, इसी के साथ एक और पढ़ते हैं क्वाशियोकर रोग, वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। तो मेरास्मस का ध्यान रखना, मेरास्मस जो रोग होगा ऊर्जा की कमी से होगा और प्रोटीन की कमी से होगा। ठीक है, और क्वाशियोकर केवल प्रोटीन की कमी से होता है, छोटे बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। मेरास्मस को सूखा रोग के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कंजक्टिवाइटिस जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा के किससे है?
जो कंजक्टिवाइटिस होता है, हम लोग बोलते हैं आंखें आ गई है, आंखें लाल हो गई है ना। तो नेत्र श्लेष्मा के कौन से भाग से, दैट मीन्स आंखें उस समय क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, अंधता आ जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो ये कनेक्ट है आंखों की ड्राइनेस से, है ना। तो ड्राइनेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन किसके लिए आवश्यक होते हैं। गर्भावस्था के दौरान थोड़ी मात्रा में ज्यादा प्रोटीन लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि गर्भाशय के आकार में वृद्धि अच्छे से होगी, क्योंकि गर्भाशय शिशु की तीव्र वृद्धि यहाँ पर होती है, तो ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लगता है। उपरोक्त दोनों, डेफिनेटली इन दोनों के लिए जो है यहाँ पर हमें आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी किस नाम से जाना जाता है। प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल के नाम से, है ना, निकटस्थ मूल तत्व के नाम से, इंपॉर्टेंट, प्राइमरी, या नन ऑफ द अबव। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो चीजें होती है, इन्हें प्रोक्सिमेट माना जाता है, मतलब ये हमारी बॉडी के निकटस्थ तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती ही है ना। जैसे अपन प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना ईसीसी के अंदर, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर प्रोक्सिमेट और प्रोक्सिमो डिस्टल पढ़ते हैं, है ना। तो उसी से कनेक्टेड वर्ड है ये, निकटस्थ मूल तत्व, प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। द प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन आर मेनली 3, इनमें 3 चीजों को कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका प्रोटीन हो जाएगा, तीसरा आपका फैट हो जाएगा, है ना। टू सर्टेन एक्सटेंड इन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ विटामिन एंड मिनरल, इसमें बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में हमें विटामिन एंड मिनरल्स लगते हैं। तो ये आ जाते हैं अपने प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फेफड़े को छोड़कर अगर किसी अन्य भाग में क्षय रोग हुआ है, अगर अन्य किसी भाग में टीबी हुआ है, तो उसे किस नाम से, उन पीड़ित रोगियों को किस नाम से जाना जाएगा, उन पीड़ित रोगियों को क्या कहा जाएगा। देखो, टीबी बेसिकली स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने मेन चीज ये देखी थी कि जो टीबी होता है वो लंग्स, फेफड़ों का होता है, लेकिन फेफड़ों के अलावा भी टीबी जो है शरीर के अन्य अंगों में, दूसरे अंगों में हो सकता है। तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के इसके नाम से जाना जाएगा, टीबी ऑफ लंग्स के नाम से जाना जाएगा, इन दोनों के नाम से जाना जाएगा, या एल्कोहलिक टीबी के नाम से जाना जाएगा। देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि अगर एल्कोहलिक वर्ड का प्रयोग किया, दैट मीन्स उस व्यक्ति ने अल्कोहल का ज्यादा सेवन किया होगा। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज हटा देते हैं। देखो, लंग्स में समझ में आ रहा है कि स्पेसिफिक लंग्स फेफड़ों के लिए है, तो इसको हटा देते हैं, तो ये चीज भी हट गई। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस के नाम से इसको जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिटेल आपको बता देते हैं कि कौन कौन से अंगों को ये प्रभावित करती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो यानी ईपी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी और टीबी एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों के बाहर के अंगों में होती है। ये जठर अंगों में हो सकती है, जो जठर अंग वाला पाथ है उसमें हो सकती है, हड्डियों में हो सकती है, फुसफुस, लिम्फ नोड्स और जननांग पथ में हो सकती है। तो टीबी लंग्स के अलावा इन जगह पर हो सकती है। यह सभी सक्रिय मामलों का 20 to 30% है, बाकी लंग्स में होती है लेकिन 20 to 30% इनमें भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें किन किन चीजों को प्रभावित किया जाता है, इसमें एक नाम होता है टीबीएल, तपेदिक लिम्फेडेनाइट्स, जो लिम्फोनिक अपनी होती है ना, लिम्फोसाइट्स, उसको ये अफेक्ट करती है। फिर आ जाता है अपना नेत्र संबंधी तपेदिक, जिसको ओटीबी के नाम से जाना जाता है। मौखिक तपेदिक यहाँ पर होता है, जिसको ओआरटीबी, ओरल ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है फुसफुस तपेदिक, जिसको पीएलटीबी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। और फिर आ जाता है तपेदिक पेरिकार्डिटिस, जिसको टीबीपी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये सारे टीबी लंग्स के अलावा होने वाले हैं, जिसके 20 से 30% केस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर लंग्स के अलावा और कहीं टीबी हो सकता है तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द लिमिट ऑफ आरडीए। आरडीए की क्या सीमा होती है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज आरडीए। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसको कहा जाता है, आहारी अनुशंसी नीतियां इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। मैं पूरा स्पेलिंग यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। रिकमेंड डाइटरी अलाउंस और हिंदी में आहारीय, मतलब क्या होता होगा, इसका नाम से समझ में आ रहा है, आहारी अनुशंसीय नीतियां। इसका मतलब कि
कुछ इस तरीके का रिकमेंडेड हमें डाइट में ये रिकमेंड किया गया कि तुमको इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना है, इतनी मात्रा में प्रोटीन लेना है, ये सारी चीज़ें हैं। रिकमेंड करना मतलब हमको बताया गया कि तुमको ये लेना चाहिए तुम्हारे शरीर के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिट्स होती है कि ये स्वस्थ व्यक्तियों की अनुशंसा करती है, हेल्दी पर्सन्स को बताती है कि तुम्हें डाइट में ये चीज़ लेना चाहिए। जो व्यक्ति कुपोषित है या मोटापाग्रस्त है या बीमार लोगों के लिए है, उनको ये बताती है ना। क्या लिखा गया है इसके अंदर? कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं। व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच में ये अंतर बताती है कि कौन व्यक्ति है और उसको किस प्रकार की पोषण की आवश्यकता है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल इन देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। तो आरडीए की लिमिट क्या है? ये आरडीए की लिमिट है ना, कि इन्होंने क्या कर दिया है, अपना एक डाइट चार्ट बना दिया है कि अगर ये व्यक्ति है तो इसकी ये आवश्यकता है। अगर ये व्यक्ति है, जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जिसका बीएमआई इंडेक्स 21 है तो उसकी ये आवश्यकता है। अगर बीएमआई इंडेक्स जो उसका 17 है तो उसको ये चीजें यहाँ पर लगेगी। इस प्रकार से जो इन्होंने अपने बना रखे हैं। ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति की अनुशंसा ये करता है। कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए इसमें स्पेसिफिक अनुशंसा नहीं है, फिर वो डॉक्टर से रिकमेंड यहाँ पर की जाएगी। व्यक्तियों और उनके पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच में अंतर होते हैं, है ना। आप सभी के लिए कॉमन डाइट चार्ट यहाँ पर नहीं बना सकते, ये इसकी एक लिमिट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इसके थोड़े से कुछ ड्रॉबैक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये केवल स्वस्थ व्यक्तियों के लिए ही रिकमेंड यहाँ पर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिक है, कुपोषित है, मोटापाग्रस्त है तो फिर उसको यहाँ पर अलग से अपने सुविधा लेनी पड़ेगी, डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए किस विधि को अपनाया जा सकता है? अगर मैं किसी भी व्यक्ति का न्यूट्रिशनल स्टेटस जानना चाहती हूँ तो किस विधि को फॉलो किया जाएगा? सबसे पहले पोषण संबंधी रणनीति को फॉलो किया जाएगा कि उसकी किस तरीके की प्लानिंग है, कैसे वो पोषण यहाँ पर लेता है। पोषण संबंधी संकेतकों की नैदानिक जांच यहाँ पर कर जैव रासायनिक आकलन उसका कर या फिर ये सारे ही तरीके अपनाए जा सकते हैं किसी का भी हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए। ठीक है, तो क्या आंसर आपको लग रहा है सही हो सकता है? डेफिनेटली हम लोग इन सारे ही तरीकों को अपना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दिया जाने वाला प्रोटीन कितना होता है? तो हमको तो अब याद ही हो गया, इतनी बार पढ़ लिया। इसकी थ्योरी क्लासेस भी अवेलेबल है ना। यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट में इसको आपकी क्लासेस भी मिल जाएगी, ज़रूर से आप उन थ्योरी क्लासेस को भी विजिट करिएगा। बहुत सारे नोट्स तो आपके वहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों को प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 8 से 10 ग्राम होती है। ये टेबल आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें दे रखी है, कैलोरी कितनी चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, 8 से 10 ग्राम। ठीक है ना। ये रिवाइज जो 2009 में यहाँ पर किया गया था। ओके, ये आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन के लिए 15 से 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर अपन बात करें 6 to 72 मंथ के लिए, है ना, 20 ग्राम यहाँ पर प्रोटीन चाहिए होता है। ओके, चलिए आगे बात करें। रेशनल दस्त पर तर्क संगत प्रक्रिया, दस्त पर अगर हमें करना है ना, कि क्या दिया जा सकता है बच्चे को, तो अंतःशिरीय इंट्रावीनस चिकित्सा यहाँ पर दी जा सकती है। नमक व शक्कर का घोल यहाँ पर दिया जा सकता है। इंट्रावीनस मतलब इंजेक्शन, और इस तरीके की सहायता उसको दी जा सकती है ना, उपचार उसका किया जा सकता है। नमक व शक्कर का घोल जा सकता है। हाउस होल्ड फूड, घरेलू भोजन यहाँ पर दिया जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही तरीके यहाँ पर अपनाए जा सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन किस जोखिम को घटाता है? अगर गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल, विटामिन B9 या उससे मिलते जुलते फूड जो हमारे शरीर में विटामिन B9 की आपूर्ति करते हैं, अगर इसका सेवन किया तो कौन सा जोखिम घट सकता है या किस चीज का रिस्क यहाँ पर कम हो सकता है? तंत्रिका नाल दोष का, ग्वाइटर का, डायबिटीज का, या नन ऑफ दी अबोव? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? अगर फॉलिक अम्ल युक्त भोजन आपने यहाँ पर लिया है तो कौन सी चीज को कम किया जा सकता है, किसको रिड्यूस किया जा सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कम किया जा सकता है, इसका खतरा यहाँ पर कम हो जाएगा। अब ये जानने में आता है कि इसके बारे में आप जानते हैं, ग्वाइटर के बारे में आप डायबिटीज को भी जानते हैं, लेकिन ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? देखो, ये छोटे बच्चों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है ना। पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से होता है। जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ये समस्या यहाँ पर हो जाती है। अगर ऊपरी हिस्से में होती है तो हेड कुछ बच्चे का इस प्रकार से होता है। अगर निचले हिस्से में होती है तो इस तरीके का हिस्सा जो है दिखाई देता है पीठ पर।
ओके, अब इसको अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं, बहुत काम की चीज़ है ये। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको शॉर्ट में एनटीडी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर दोष है जो कि तंत्रिका ट्यूब में उत्पन्न होता है। जो अपना पीछे स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर तंत्रिका ट्यूब में ये उत्पन्न होता है। भ्रूण के विकास के दौरान जो है ये ठीक से बंद नहीं हो पाता है। अब ये ऊपरी हिस्सा भी हो सकता है और निचला हिस्सा भी हो सकता है। न्यूरल ट्यूब मस्तिष्क को रीढ़ का निर्माण करती है। ये जो न्यूरल ट्यूब होती है इसी से हेड डेवलप होता है बच्चे का, और इसी से जो है रीढ़ की हड्डी यहाँ पर डेवलप होती है। और एनटीडी असामान्यताएं पैदा कर सकती है किसमें? मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में, या फिर रीढ़ में प्रॉब्लम बच्चे को यहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में बच्चे को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार की बीमारियां होती है। सबसे पहला होता है स्पाइना बिफिडा, जो कि रीढ़ की हड्डी का एक दोष है। स्पाइना बिफिडा मतलब रीढ़ की हड्डी। और दूसरा होता है एनेस्थली। एनेस्थली मतलब जो कि मस्तिष्क का दोष है। ठीक है, जैसा कि आपने अभी डायग्राम में देखा। ठीक है, ये एनेस्थली जो मस्तिष्क में पाई जाने वाली है और ये रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली। छोटे बच्चों में ये देखा जाता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो जो उस बच्चे का गर्भावस्था में जो भ्रूण का विकास अच्छे से नहीं होता है, जो ट्यूब है ना, न्यूरल ट्यूब है, वो अच्छे से बंद यहाँ पर नहीं होती है, जिसके कारण ये बीमारियां बच्चों में देखी जा सकती है। ओके, तो फिलहाल क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर फॉलिक एसिड नहीं लिया है या इस प्रकार के भोजन का सेवन जो कि फॉलिक एसिड से कनेक्टेड है ना, हरी पत्तियां, सोयाबीन, जितने भी अपने फॉलिक एसिड के अंदर आ जाते हैं, तो उससे ये बीमारी यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके अलावा फॉलिक एसिड की कमी से क्या क्या चीजें हो सकती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, बच्चे की वृद्धि यहाँ पर रुक सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण एसिड माना जाता है गर्भावस्था के समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किस रोग के संबंध में संग रोग की अवधि का निर्धारण होता है? आप इसको एक बार इंग्लिश में जरूर से पढ़ें, देन आंसर करें। देखो पूछा क्या गया है, इन कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। जैसे हम लोग कफ कोल्ड की बात कर लें, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास है और उसको हो रहा है तो डेफिनेटली उसके सिम्टम्स हम में भी दिखाई देंगे, है ना। द पीरियड ऑफ क्वारंटाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिजीज इज डिटरमाइंड बाय, अगर ऐसी एक संचरणशील बीमारी है ना, तो उसको व्यक्ति को जब क्वारंटाइन किया जाएगा, उस व्यक्ति को जब दूसरे व्यक्तियों से अलग किया जाएगा, तो उस अवधि का जो निर्धारण है कब किया जाएगा, कैसे पता चलेगा? जब रोग की अवधि, जब ड्यूरेशन ऑफ इलनेस उसकी चल रही होगी, जब कैरियर स्टेट उसकी चल रही होगी, जब वो खुद उस व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है उससे ग्रसित हो चुका होगा, जब वो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर होगा या इन इफेक्टिविटी पीरियड के अंदर होगा। देखो एक सिंपल सी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति अभी कोविड से ग्रसित है, मतलब ग्रसित था, मान लो अभी नहीं, कि कोई भी व्यक्ति जिसको कोविड हो चुका था, तो उसमें क्या सिम्टम्स हुए, 2 से 3 दिन के अंदर उसके सिम्टम्स दिखाई दिए। उस व्यक्ति में कोविड के सिम्टम्स यहाँ पर हुए कि उसको बुखार आया, सर्दी जुकाम उसको हुआ, उसका टेस्ट, उसका सेंस, सब कुछ यहाँ पर चला गया। तो उस अवधि का निर्धारण कब करना है कि अब इसको जो है क्वारंटाइन यहाँ पर करना है, जब उसके अंदर वो सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि तभी पता चलेगा कि हाँ इस व्यक्ति को कोविड हो रखा है, क्योंकि इसमें कोविड के सारे सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड उसको कहा जाता है कि जब उसमें पहला संक्रमण दिखाई दिया या जब उसमें पहला लक्षण दिखाई दिया, वहां से लेकर कितने दिनों तक क्वारंटाइन करना है, क्योंकि हर एक बीमारी का क्वारंटाइन पीरियड अलग अलग होता है। कुछ बीमारी में 15 दिन तक रखा जाता है, कुछ बीमारी में 6 से 7 दिन तक रखा जाता है। जैसे कि सर्दी वगैरह की बात करें तो 7 दिन बोला जाता है, चेचक वगैरह की बात करें तो उसमें भी इतने दिन तक अलग रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग बीमारी के होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, नाम पूछा गया था, निर्धारण किसके द्वारा होता है, इंक्यूबेशन पीरियड के द्वारा होता है। ठीक है, कि कब उसके अंदर वो रोग उद्भवन हुआ, मतलब कब उसमें वो लक्षण दिखाई दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ई के अंदर क्या पाया जाता है ना, विटामिन ई मतलब टोकोफेरोल की बात यहाँ पर हो रही है ना, जो जनन क्षमता से कनेक्टेड विटामिन है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, जरण गुण होता है, एजिंग प्रॉपर्टी होती है, विनाशकारी गुण होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण यहाँ पर होता है। और किस किस में होता है, विटामिन सी में भी पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट गुण, और विटामिन ए में भी यहाँ पर पाया जाता है जो बीटा कैरोटीन होता है, राइट। तो इन तीनों में जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं,
कंपाउंड्स दैट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय द ऑक्सीडाइजेशन। हमारे शरीर में जो ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती है उसमें जितने भी ऑक्सीजन के कण वहां से छूटते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, हमारी सेल्स, हमारी कोशिका, हमारे टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए हमारे शरीर में विटामिन ई होता है, सी होता है और ए होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उससे हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करता है। ओके, तो ये होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो अगर ई ऑप्शन में है तो डेफिनेटली आप ई करेंगे, सी है, ए है, इन तीनों में से कोई भी हो तो तीनों के तीनों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक का उन्मूलन हो पाया है। जो चेचक को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं खत्म किया गया है, किस कारण को छोड़कर, किस कारण को छोड़कर उसका उन्मूलन हो चुका है। लंबी रोग उद्भवन अवधि, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, अभी मैंने आपको बताई था रोग उद्भवन या इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है। अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण करके, पहचान में सरलता को करके, शक्तिशाली वैक्सीन बनाकर। मतलब एक चीज को छोड़कर तीन तरीके हमारे पास ऐसे हैं जिससे हम लोग चेचक को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले इसका लंबी रोग उद्भवन अवधि, मतलब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लंबा होता है। मतलब व्यक्ति अगर कोई स्मॉल पॉक्स से ग्रसित है तो उसको दूसरे लोगों से अलग रखा जाता है, मतलब उसको क्वारंटाइन करके रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद पहचान में सरलता, इजीली इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, इसके लक्षण देखकर पहचाना जा सकता है कि ये किसके लक्षण है, स्मॉल पॉक्स के लक्षण है। ठीक है, शरीर पर दाने उठ जाना, है ना, इस तरीके के घाव चकते हो जाना, तो इजी टू रिकॉग्नाइज, आसानी से देखकर इसको पता लगाया जा सकता है इस बीमारी को। और इसके इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है जिससे इस बीमारी को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसमें पूछा था किस चीज को छोड़कर, एक्सेप्ट पूछा था तो अतिरिक्त मानव भंडारण नियंत्रण को छोड़कर, क्योंकि इस पे अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया। अतिरिक्त मानव भंडारण कंट्रोल का मतलब होता है कि शरीर में, है ना, जब ये घर कर जाती है ना। मानव भंडारण नियंत्रण एक्चुअल में होता क्या है कि शरीर में जैसे कि कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया है तो वो शरीर में कहाँ कहाँ पर स्टोर हो सकता है, जैसे ब्लड में हो सकता है, मांसपेशियों में हो सकता है, सेल्स के अंदर जाकर हो सकता है ना, कहीं पर भी जाकर वो स्टोर होगा, है ना। बॉडी के अंदर अगर वायरस बैक्टीरिया है तो वो कहीं तो रह रहा होगा। तो मानव भंडारण नियंत्रण कि वो शरीर के अंदर कहीं पर भी रह रहा है। ठीक है, तो वो होता है एक्स्ट्रा ह्यूमन रिजर्वर कंट्रोल। तो इसको छोड़कर इन तीनों के थ्रू जो है चेचक पर कंट्रोल पाया गया है, चेचक का उन्मूलन हो पाया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्त अल्पता की रोकथाम और उपचार करने पर रक्षित है। जो हमारा नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है वो किनको एम कर रहा है, किनको टारगेट वो कर रहा है, स्वस्थ व्यक्तियों को, वयस्क पुरुषों को या गर्भवती महिलाओं को। डेफिनेटली जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको इसमें टारगेट किया गया है कि इनके अंदर रक्त अल्पता, एनीमिया यहाँ पर नहीं होना चाहिए, रक्त की कमी, खून की कमी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो ये यहाँ पर इस सीरीज के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, और इसी तरीके से हम लोग अपने 1000 क्वेश्चन की सीरीज को बिफोर एग्जाम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।